डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ जिसे हम समाजशास्त्र में उत्तर संरचनावाद या नव संरचनावाद के नाम से जानते हैं। उत्तर संरचनावाद को समझने से पूर्व हमें यह थोड़ा सा समझना होगा कि संरचनावाद क्या है, क्योंकि संरचनावाद के बाद जिस उपागम का पदार्पण हुआ उसे हम उत्तर संरचनावाद, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? आधुनिकता ने उत्तर आधुनिकता को जन्म दिया। उत्तर आधुनिकता और संरचनावाद जब परंपरागत समाज को समझने में अक्षम हो गया, तब हमें उत्तर संरचनावाद की आवश्यकता महसूस हुई। उत्तर संरचनावाद आया। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता को एक दूसरे का पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि उत्तर संरचनावादी लेखकों ने उत्तर आधुनिकता के विषय में लिखा और सामान्यतः ये माना जाता है कि क्योंकि हम अगर दारिदा की बात करें, मिशेल फुको की बात करें, तो ये उत्तर आधुनिकतावादी लेखक भी हैं और उत्तर संरचनावाद से भी जुड़े हुए हैं। इनको समझने से पूर्व हम फुको के शक्ति, ज्ञान और विमर्श की चर्चा करें या हम दारिदा के विखंडन की चर्चा करें, हमें उत्तर संरचनावाद को आज इस लेक्चर में समझना होगा, ताकि आने वाले जो हमारे नए सीरीज़ होंगी जिसमें हम फुको पर चर्चा करेंगे, दारिदा के विखंडन की चर्चा करेंगे, तो हमें जिन शब्दों से रूबरू होना है, संरचनावाद क्या है, उत्तर संरचनावाद, उसको हम यहाँ पर आज शुरू करते हैं और उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है। यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है बौद्धिक आंदोलन, जिसकी जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में निहित हैं, क्योंकि संरचनावाद का जो उद्गम हुआ वह फ्रांस से हुआ। और आगे आप अभी सुनेंगे कि इसकी तीनों परंपराएं, भाषाई संरचनावाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद और बाद में उत्तर संरचनावाद, ये तीनों फ्रांस से ही निकलकर आते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों के माध्यम से की जाती है। हम समाज को एक सामाजिक संरचना मान रहे हैं। सामाजिक संरचना कैसे बनी? सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रियाओं से। लेकिन संरचनावाद को मानने में भी दो धाराएं निकल कर आती हैं। वो दो धाराएं जिसमें एक है यूरोपीय संरचनावादी और दूसरे हैं अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी। यानी किस आधार पर संरचना को कैसे मान्यता दी गई, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। यूरोपीय संरचनावादी मानते हैं कि व्यक्ति जो कहता है, जो करता है और जिस प्रकार सोचता है, वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, और इसमें वह भाषा और विचारों को ही सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार मानते हैं। भाषा तथा विचार ही संरचना के प्रमुख आधार हैं। लेवी स्ट्रॉस भी ऐसा ही मानते हैं। इसी परंपरा का फुको भी ऐसा ही मानते हैं कि भाषा और विचार। परंपरागत संरचनावाद में हम फर्डिनेंड सोसोरे का नाम जोड़ते हैं, जिन्हें भाषाई संरचनावाद का जनक भी माना जाता है। सोसोरे संरचनावादी सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर ही सामाजिक अंतःक्रियाएं एक दूसरे के साथ व्यक्ति अंतःक्रियाओं को करता है और उन अर्थों को समझता है। दूसरा जो संरचनावाद की जो धारा निकल के आई, उसे हम कहते हैं अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी। अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को, और कहते हैं कि समाज को समझने के लिए लोगों के बीच जो वास्तविक व्यवहार उनका हो रहा है, उसे समझना हमें आवश्यक होगा, और आनुभाविक अध्ययन के आधार पर ही हम सामाजिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पीटर ब्लॉक इसमें प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों को जब हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, तो निकल के आते हैं परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत और उत्तर आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांतों में हम स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, इनका अध्ययन करते हैं।
आधुनिक सिद्धांतों में हम मर्टन, पार्सन्स आदि, और जब हम उत्तर आधुनिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत नव प्रकार्यवादी और नव मार्क्सवादी सिद्धांत आते हैं। नव प्रकार्यवादी सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत एक समाजशास्त्री सिद्धांत नहीं है जो कि उत्तर आधुनिकता के परिणाम स्वरूप ही उत्तर संरचनावाद के रूप में विकसित हुआ। हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि समाजशास्त्र में जब हम कह रहे हैं कि यह उत्तर आधुनिकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुए, क्योंकि जो भी उत्तर संरचनावाद जब आया, नव संरचनावाद में जब हम फूको की चर्चा करेंगे तो देखेंगे फूको दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए थे। वह समाजशास्त्री नहीं है, लेकिन उन्होंने सिद्धांत दिया। फूको की ज्ञान और शक्ति का विमर्श का सिद्धांत आया, कई पुस्तकें आई जिन्हें हम समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। यहाँ पहले हम थोड़ा सा समझेंगे संरचनावाद। SF नेडल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो 1957 में प्रकाशित हुई, उसमें सर्वप्रथम संरचना शब्द का प्रयोग किया। और संरचना का तात्पर्य वह कहते हैं इसके भागों का व्यवस्थित रूप में जमा होना। संरचना अपरिवर्तनशील होती है, जबकि इसके भागों में आम तौर से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। संरचना कैसी है? स्थिर पक्ष है। संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है, संरचना का परिवर्तन नहीं होता है, संरचना में परिवर्तन होता है। इसका तात्पर्य कि सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं उनका स्वरूप वैसा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा उनमें बदलाव होता है। संरचना एक स्थिर पक्ष है, जबकि संरचना के जो भाग हैं वह प्रकार जो है वह गतिशील पक्ष को प्रेरित करते हैं। टॉम ब्रोच, संरचना के अनेकों प्रकार हैं, जैसे भाषाई संरचनावाद, मानवशास्त्रीय संरचनावाद आदि। संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक नियमों की खोज करना है, जिससे हम यथार्थता को समझ सकें। वह यथार्थता को समझने के लिए हम संरचनावाद की कई धाराएं हैं। मानवशास्त्रीय संरचनावाद, लेवी स्ट्रॉस जुड़ते हैं। भाषाई संरचनावाद, लेवी स्ट्रॉस, फर्डिनेंड सोसोरो। जब हम संरचनात्मक मार्क्सवाद की बात करते हैं तो अल्थुजर का नाम उसमें प्रमुख रूप से आता है। समाजशास्त्र में संरचनावाद का जो उद्गम है वह माना जाता है जीन पॉल सार्त्र के अस्तित्ववाद के विरोध में। अस्तित्ववाद का सिद्धांत जो सार्त्र ने दिया, उन्होंने माना कि व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र है, व्यक्ति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, और ये जो स्वतंत्रता की बात व्यक्ति की करते हैं, ये इसी के विरोध में संरचनावाद आया। क्योंकि संरचनावाद का मूल मंत्र यह है कि संरचना द्वारा व्यक्ति की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। 1990 के आसपास संरचनावादी सिद्धांत उत्तर संरचनावादी सिद्धांत के रूप में विकसित हो गए। उत्तर आधुनिकता के प्रभाव के कारण आधुनिक संरचनावादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता लुप्त होने लगी और हमें उत्तर संरचनावाद के रूप में समाज को समझने की आवश्यकता महसूस हुई। संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही उत्तर संरचनावाद आया। एक और यहाँ ऐतिहासिक घटना है जिसके माध्यम से माना जाता है कि उत्तर संरचनावाद का समय आया। लेमट ने उत्तर संरचनावाद के प्रतीक के रूप में इसकी जन्म तिथि 15 जुलाई 1972, समय 3:50 बताया। यह वह समय था जब पेरिस में आधुनिक शिल्प कला के प्रतीक प्रूइत ईगो नामक आवासन परियोजना को नष्ट कर दिया गया। यह परियोजना मानव त्रासदी की प्रतीक मानी जाती थी। लेमट की इस घोषणा ने यह स्पष्ट किया कि आधुनिकता ने समाज के कमजोर और पद दलित लोगों की उपेक्षा की है और यह भविष्य में और अधिक सहन नहीं की जाएगी। इसी प्रकार के विचार फ्रांस में
उत्तर संरचनावादियों के भी रहे और उनकी जो रुचि लेखन में आई उसने उत्तर संरचनावाद को जन्म दिया। और ये माना जाता है कि उत्तर संरचनावाद ने उन विषयों पर लिखना शुरू किया, उन शोषित दलित वर्गों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ किया जिनकी उपेक्षा की गई। और ये भी उत्तर संरचनावाद का एक स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ हमने संरचनावाद के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे उत्तर संरचनावाद। लैमार्ट का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे मानते हैं कि उत्तर संरचनावाद की आवश्यकता महसूस हुई। इसी तरह 1966 में बात होती है कि दारिदा ने भी अपने एक लेख में लिखा था कि अब समय आ गया है कि जहाँ ऐसे विषयों पर विमर्श होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये सब उत्तर संरचनावादी उत्तर आधुनिकता के लेखक माने जाते हैं। सामान्यतः संरचना का अर्थ सामाजिक इकाई के सापेक्ष रूप से स्थिर पक्ष से होता है, जबकि प्रकार का अर्थ संबंधों के कार्य या गतिशील से होता है। हमने इसकी चर्चा की कि SF नेडल कहते हैं कि व्यवस्थित रूप से जो संरचना है स्थिर है, परिवर्तनशील है, जबकि इसके भाग साधारण रूप से परिवर्तनशील होते हैं। संरचनावाद की दो धाराओं का तो यहाँ हमने जिक्र किया, मानव शास्त्रीय संरचनावाद और संरचनात्मक मार्क्सवाद। और इन दोनों से जो तीसरी धारा निकल कर आई उसे हमने कहा उत्तर आधुनिक संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जैसे जैसे समाज उत्तर आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगा, इस समाज को समझने हेतु परंपरागत संरचनावाद अक्षम था। उत्तर आधुनिक समाज की व्यवस्था हेतु ही उत्तर संरचनावाद आवश्यक बन गया। परंपरागत संरचनावाद भाषा पर आधारित था या भाषा की संरचना पर निर्भर था, अर्थात भाषा की संरचना में मानते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ उस शब्द के दूसरे शब्दों के संबंधों पर निर्भर करता है। इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे कि किसी भी शब्द का अर्थ उस शब्द के दूसरे शब्दों के अर्थ से जो संबंध है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैं कहूँ गुलाब का फूल स्वयं में इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम अन्य फूलों के संदर्भ में अर्थों में उसकी चर्चा करते हैं तो गुलाब के फूल को हम क्या मानते हैं कि गुलाब का फूल यानी खूबसूरत, एक अच्छी सी खुशबू वाला फूल। अन्य शब्दों के अर्थ में उसके जब हम संबंधों को देख रहे हैं तब गुलाब के फूल का कोई अर्थ है। दूसरे शब्दों के साथ इसका जो संबंध है उसी से अर्थ स्पष्ट होता है। शब्दों का वाक्य विन्यास में जो अर्थ होता है वह पक्का और व्यवस्थित होता है। परंपरागत संरचनावाद मानता है कि शब्दों का वाक्यों में, जैसे मैं कहूँ कि शेर दहाड़ता है, ये जो वाक्य बोला है इसमें शेर का दहाड़ना बिल्कुल पक्का है, निश्चित है कि शेर दहाड़ता ही है, शेर में आएगा नहीं, शेर दहाड़ता है। उत्तर संरचनावाद संरचना के इस परंपरागत अर्थ को स्वीकार नहीं करता है। अब हम बात करें कि उत्तर संरचनावाद क्या है। उत्तर संरचनावाद इस परंपरागत अर्थों को स्वीकार नहीं करता है। दारिदा का कहना है कि उत्तर संरचनावाद में भाषा की अपेक्षा लेखन का महत्व बड़ा है, क्योंकि लेखन किसी पे बहुत दबाव नहीं डालता है। भाषा की अपेक्षा लेखन का प्रभाव बड़ा है, क्योंकि लेखन जो लिखने वाला है उसने लिखा पर पढ़ने वाले पर बहुत दबाव नहीं उसका होता है। बल्कि दारिदा अपने सिद्धांत में, अभी हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे जब इनके विखंडन की, तो दारिदा कहते हैं कि लेखन को भी विखंडित करके देखना होगा, अन्यों के संदर्भ में क्या अर्थ है उनको देखना होगा। जहाँ संरचनावाद में शब्द महत्वपूर्ण था, जहाँ संरचनावाद में शब्द अर्थात भाषा महत्वपूर्ण थी, वहीं उत्तर संरचनावाद में लेखन महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर संरचनावादी जब लेखन पर जोर देते हैं तब उनका तात्पर्य विमर्श से होता है। विमर्श, इसके बहुत विस्तृत चर्चा हम फूको के सिद्धांत में करेंगे और देखेंगे कि किस आधार पर ज्ञान और शक्ति से विमर्श को जोड़ा गया है। किसी भी कथन या विमर्श का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। किसी भी कथन या विमर्श का, कोई डिस्कोर्स का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। विमर्श का अर्थ भी अन्य विमर्शों के संदर्भ में निकाला जाता है। उत्तर संरचनावाद के रूप में
या उसकी परंपराएं यदि हम देखें तो हमें फ्रांस और जर्मनी के विचारकों में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार जो संरचनावाद फ्रांस से प्रारंभ हुआ, अल्थुजर ने उसे संरचनात्मक मार्क्सवाद का संस्करण दिया और यह विचारधारा उत्तर आधुनिकता में भी परिवर्तित हुई। इस प्रकार संरचनावाद की तीनों ही परंपराएं, मानवशास्त्री, मार्क्सवादी और उत्तर संरचनावादी, इनका जन्म फ्रांस में हुआ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फुको महोदय का, क्योंकि मिशेल फुको को हम एक फ्रांसीसी विचारक मानते हैं। मैंने समाजशास्त्री नहीं कहेंगे, मैंने अपने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मिशेल फुको मुख्यतः दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। इनकी जो थीसिस थी उसका टॉपिक था पागलपन और सभ्यता। राजनीति में भी फुको की बहुत अच्छी रुचि थी। अपने प्रोफेशन के दौरान छात्र राजनीति को भी बढ़ावा दिया, मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे और इन्होंने एक जो प्रश्न उठाया वह भी बहुत कुछ सही लगता है। उन्होंने बार बार यह कहा कि राज्य और बौद्धिकों के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको अपने इस लेक्चर में संरचनावाद क्या है इसके बारे में बताया। ये आज बहुत एक शॉर्ट लेक्चर था। इसके बाद जो अब हम बात करेंगे उसमें हम मिशेल फुको, माइकल फुकोल्ट भी इनको कहते हैं और फुको के नाम से जाने जाते हैं, इनके विमर्श के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।